आरपीएससी स्कूल लेक्चरर बायोलॉजी 2026 के लिए जब से नया सिलेबस आया है काफी कुछ हलचल हुई है। हमें जानना पड़ेगा कि ये जो नया सिलेबस आया है इसमें नया क्या है, ऑब्वियसली क्योंकि लगभग हमारे हिसाब से 30% तक सिलेबस नया जुड़ गया है। पुरानी चीजों को नहीं हटाया गया है, नई चीजें ऐड कर दी हैं। और इसी वजह से हम पूरे के पूरे नोट्स को एक बार फिर से रिव्यू कर रहे हैं, एक नए सिरे से नोट्स लेके आ रहे हैं। नए नोट्स में खास क्या है, हमने कलर्ड नोट्स बनाए हैं। कलर्ड नोट्स बनाने का एक अपने आप में एक रीजन, एक मनोविज्ञान होता है। ये ठीक वैसा ही है कि बचपन में जब आप अपने नर्सरी से लेके और तीसरी चौथी तक की जब क्लासेस की बुक्स पढ़ते तो बड़ी कलरफुल होती थी। वो कलरफुल इसलिए होती थी क्योंकि आपका जो ज्ञान है वो इमेजेस के रूप में एक्चुअली संचित होता है आपके दिमाग में, इमेजेस के रूप में। कलर्ड जो चीजें होती है अगर उसको मल्टीपल तरीके से डाला जाए तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से अंदर जाएगा, आपको समझ में ज्यादा बेहतर तरीके से आएगा। क्योंकि हमने सभी नोट्स को बहुत समराइज्ड वे में बनाया है, सटीकता से बनाया है, उतना ही पढ़ा बताया है जो टू द पॉइंट आपको याद करना है। क्योंकि काफी कुछ आपने पढ़ा हुआ है, आपके पास पढ़ने के लिए ढेर सारा कंटेंट है। ये जो वीडियो है इसमें हम 3 यूनिट्स के बारे में एक्चुअली डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो कि हमारा असल में वॉल्यूम नंबर 3 है जो हमारे नोट्स का। तो एनवायरमेंटल बायोलॉजी यानी कि यूनिट नंबर 1, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यूनिट नंबर 3 और टूल एंड टेक्निक यूनिट नंबर 4, इसका डिस्क्रिप्शन इस पूरे वीडियो के अंदर आपको नजर आने वाला है। मैं सबसे पहले लिस्ट ऑफ कंटेंट के बारे में बात कर लूं। लिस्ट ऑफ कंटेंट में अगर यूनिट नंबर 1 पर बात की जाए जो कि आपकी एनवायरमेंटल बायोलॉजी, उसमें सिलेबस जो आरपीएससी का दिया हुआ है उसमें एनवायरमेंटल इश्यूज में पोल्यूशन। पोल्यूशन में हमने सभी तरह के पोल्यूशन को लिया है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, रेडियो पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। ग्रीन हाउस गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, डिफोरेस्टेशन एंड सॉइल डिग्रेडेशन, ये सारे टॉपिक इसमें इंक्लूड किए गए हैं। बायोरेमिडिएशन के सारे टॉपिक्स डाले हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड डिस्पोजेबल ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट। जरा कुल मिलाकर लगभग 22 चैप्टर्स बनाए हैं इस पूरे कंटेंट में, इस पूरी बुक में। शुरुआत की हमने एयर पोल्यूशन क्या होता है, एयर पोल्यूशन के इफेक्ट क्या है, एयर पोल्यूशन की इवेंट्स, मेजर इवेंट जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी एयर पोल्यूशन की मेजर इवेंट थी, या दिल्ली का स्मोग एक मेजर इवेंट है। क्या स्टैंडर्ड और रेगुलेशन सरकारों ने लिए हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर आ जाएं कि पोल्यूशन की स्ट्रेटजी, टेक्नोलॉजीज क्या है, कन्वर्टर क्या होता है, ग्रीन टेक्नोलॉजी क्या है, ओजोन डिप्लीशन और ट्रोपोस्फेरिक ओजोन फॉर्मेशन क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, आपकी ग्लोबल वार्मिंग क्या है। एनवायरमेंटल इशू में आपके वाटर पोल्यूशन को एक बार लिया है, एड्रेस किया है। सॉइल पोल्यूशन की लीगल पॉलिसीज क्या है। ये लीगल पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि पीजी लेवल का मामला है तो जाहिर सी बात है वो 12वीं के लेवल का आपसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर नहीं पूछेंगे। वो नहीं पूछेंगे कि कैटालिटिक कन्वर्टर का अलॉय क्या होता है ना। वो पॉलिसीज के ऊपर ज्यादा एक्चुअली आपसे फोकस करवाने में मुझे लगता है उनका ज्यादा विचार होगा, ज्यादा ध्यान होगा। नॉइज पोल्यूशन में ग्रीन मफलर क्या होता है, रेडियो पोल्यूशन के जो मेजर इवेंट्स है, चेरनोबिल की जो दुर्घटना हुई थी या फुकुशिमा की जो दुर्घटना हुई थी 2011 में, वो सब क्या है। एनवायरमेंटल इशू में डिफोरेस्टेशन, सॉइल डिग्रेडेशन का कंसेप्ट क्या है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल कंजर्वेशन मेथड, बायो रेमिडिएशन की स्ट्रेटजीज यानी कि बायो स्टिमुलेशन, बायो ऑगमेंटेशन क्या होता है, लैंड फार्मिंग क्या होती है, या अगर आपसे बायो वेंटिंग पूछ ले तो क्या होता है, बायो रिएक्टर्स क्या होते हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वाटरनरी क्या होता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में लैंडफिल्स क्या होते हैं, क्या नुकसान है, और बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल डिस्पोजल। ये 22 टॉपिक हैं हमारे इस यूनिट 1 के साथ। फिर यूनिट 2 में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पर आ जाए। मजे की बात है ये बहुत गजब का इन्होंने, आई डोंट नो 3 लाइन में कैसे पूरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पर ये लोग फोकस कर रहे हैं। पर सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पूरा मतलब होता है डीएनए से आरएनए का बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनना। यानी कि आपको रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन तीनों करना है। क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें क्रोमेटिन और क्रोमोसोम दोनों कर रहा है। मजे की बात है यह टॉपिक ग्रेजुएशन लेवल के यूनिट नंबर 1 में भी है, तो रिपीटेशन है। आई डोंट नो इन्होंने रिपीटेशन क्यों किया है। जीन रेगुलेशन इन यूकेरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, बेसिकली आपका जो कंसेप्ट है पूरा का पूरा ट्रांसक्रिप्शन का, जिसमें कि हम लोगों को ओपेरॉन भी डिस्कस करना चाहिए। मेरा तो विचार वैसे लैम्डा फाज तक का भी था, पर चूंकि उन्होंने डिफाइन नहीं किया है, अदरवाइज यहाँ पर फाज लिखना चाहिए था। तो जीन रेगुलेशन में हम लोग सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन और उसकी डिटेलिंग पर जा रहे हैं। सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सिंपल डेफिनेशन दी गई है। फिर एंजाइम यूज्ड इन रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन का प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन की रिलेटेड की टर्म्स की, हम लोग कीवर्ड्स पर काम करते हैं एक्चुअली, और कंसेप्ट्स क्या हैं। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, थोड़ा इसको अरेंज कर दिया है हमने, एग्जैक्टली इस ऑर्डर को फॉलो नहीं किया है। जीन रेगुलेशन को थोड़ा ऊपर करके क्रोमोसोम को नीचे कर दिया है हमने जो अपने कंटेंट बनाया है।
operon transcription in eukaryotes, translation, basics of chromosome structure, special chromosome structure, prokaryotic chromosome, chromatin structure, doses compensation and techniques to study chromosome and chromatin. ये 14 टॉपिक इसके अंदर ओवरऑल डाले हैं। लगभग 160 पेज का पूरा मटेरियल है। यूनिट नंबर 4 सबसे बड़ी यूनिट है और भर भर के इन्होंने टॉपिक डाल दिए। जो ही आप लाइट माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी लिखते हो तो लगभग सब कुछ आ गया। सेंट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, एलाइजा, क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, इन सीटू लोकलाइजेशन टेक्निक, जिसमें फिश और गिश और डीएनए सीक्वेंसिंग, ये सिलेबस है आरपीएससी का। लेकिन हमने जो इसको हमारे हिसाब से एक्सटेंड किया है, प्रिंसिपल ऑफ लाइट माइक्रोस्कोपी, डार्क फील्ड, फेज कॉन्ट्रास्ट, इंटरफेरेंस, फ्लोरेसेंस, कॉन्फोकल, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, सेंट्रिफिकेशन, सेंट्रिफिकेशन में इंस्ट्रूमेंट एंड कंपोनेंट्स, टाइप ऑफ सेंट्रिफिकेशन, टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूजेस कौन से होते हैं, एप्लीकेशन कौन सी है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस का कंसेप्ट, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, जेल प्रिपरेशन कैसे करते हैं, सैंपल प्रिपरेशन लोडिंग कैसे करते हैं, विजुअलाइजेशन कैसे करते हैं, पीएजीई क्या है, पेज मतलब ऑब्वियसली, इलेक्ट्रोफोर आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग और 2D इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, ब्लॉटिंग टेक्निक्स, अपने वेस्टर्न ब्लॉट, नॉर्दर्न ब्लॉट, सदर्न ब्लॉट, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसमें कि हम मार्कर वार्कर को सबको इंक्लूड किया है। एलाइजा, एलाइजा के कंपोनेंट, टाइप ऑफ एलाइजा, एलाइजा के एडवांटेज, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं पीछे की तरफ हमने जब देखा है। फिर अगली बात आती है क्रोमेटोग्राफी, एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी, कलरीमेट्री, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। कलरीमेट्री, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री अलग अलग जानबूझ के हमने किया है, क्योंकि पिछला जो आपका सिलेबस था उसमें कलरीमेट्री था अलग से, तो और इस बार उनको याद आया कि नहीं यार, कलरीमेट्री पुराने जमाने की चीज हो गई है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री नए जमाने की चीज है। फ्लोरेसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि फिश, गिश और डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड में हमने फर्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, सेकंड जनरेशन सीक्वेंसिंग, थर्ड जनरेशन सीक्वेंसिंग और 3 बेसिक सीक्वेंसिंग के एक्सप्लेनेशन इसके अंदर दे रखे हैं। तो ये 3 यूनिट्स को हमने वॉल्यूम नंबर 3 का नाम दिया है। अब जरा इसका कंटेंट मैं आपको दिखा दूं, जो कि हमने इंग्लिश और हिंदी, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इंग्लिश और हिंदी में बनाया है। ये आपका यूनिट नंबर 1 का हम लोग प्रीव्यू दे रहे हैं। ये आपका एनवायरमेंटल इश्यूज, जिसमें एयर पोल्यूशन के बारे में बात की हुई है। ये आपका चैप्टर नंबर 2, इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। चैप्टर नंबर 3, एयर पोल्यूशन की मेजर इवेंट्स। ये आपका चैप्टर नंबर स्टैंडर्ड्स क्या क्या हैं, ग्रीन स्क्रबर क्या होता है, ये क्या होता है, स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, E20 फ्यूल क्या होता है, ओजोन डिप्लीशन के बारे में। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, क्या इफेक्ट्स होते हैं इनके, ग्लोबल वार्मिंग का कंसेप्ट क्या है। उसके बाद ये जो COP21, COP20, COP22, ये सब कुछ क्या होता है, BOD क्या होता है, COD क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन क्या होता है, बायोरेमिडिएशन की कंसेप्ट्स क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन में लीगल फ्रेमवर्क क्या होना है, नॉइज पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, जिसमें कि अलग अलग हमने फुकुशिमा वगैरह के सबके बारे में लिया है। फुकुशिमा की जो कहानी थी, बड़ा गजब का एक्सीडेंट हुआ था। एनवायरमेंटल इश्यूज क्या हैं, उसके बाद फॉरेस्ट कंजर्वेशन क्या है, जूम कल्टीवेशन, साइलेंट वैली का प्रोजेक्ट, सॉइल डिग्रेडेशन, उसके बाद केस स्टडीज जो सॉइल डिग्रेडेशन की है, कंजर्वेशन मेथड्स, मैनेजमेंट, बायोरेमिडिएशन का वैरायटीज, एक्सीटू, इंसीटू, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो कि महत्वपूर्ण चीज है, एंड बायोमेडिकल वेस्ट। ये आपका है यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो कि यूनिट नंबर 3 है, उसको सेंट्रल डोगमा, एंजाइम्स यूज्ड इन रेप्लिकेशन। डायग्राम्स का हमने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है कि आपको जितने अच्छे हो सके अच्छे से अच्छे डायग्राम हम आपको दे दें, और टेबल्स को बहुत तरीके से बनाया और इम्पोर्टेंट चीज़ों को अलग से कलर किया है, जिससे कि आपका ध्यान पूरी तरह से पढ़ाई के ऊपर रहे। मैकेनिज्म्स के हमने इस तरीके के डायग्राम बनाए हैं, सुंदर सुंदर, ये डीएनए एप्लीकेशन के सुंदर डायग्राम्स, हर चीज कलर रखी है। एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होना चाहिए। हम लोग अगर काम कर रहे हैं तो कुछ तो स्पेशल होना चाहिए, ऑब्वियसली हमने काम किया है तो इसको मैंने बहुत ज्यादा ध्यान रखा है कि अगर मैं बहुत अच्छी चीज आपको देने का प्रयास कर रहा हूं तो वो अच्छे से अच्छे तरीके से होना चाहिए। थीटा रेप्लिकेशन, रोलिंग सर्कल मोड ऑफ रेप्लिकेशन, डी लूप रेप्लिकेशन, उसके बाद ये कीवर्ड्स, ट्रांसक्रिप्शन का स्टाइल, ये आपका ई कोलाई में ट्रांसक्रिप्शन कैसे चलता है, उसके बाद आपके ओपेरोन मॉडल, दोनों तरह के ओपेरोन, टीआरपी ओपेरोन और लैक ओपेरोन, यूकेरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन का फिनोमेना। और ये बुक मैंने, ये आपका टीआरएनए का बड़ा शानदार सा स्ट्रक्चर, देन मॉडिफाइड बेसिस, जेनेटिक कोड टेबल,
उसके बाद आपका ट्रांसलेशन का पूरा फिनोमेना, कलर्ड इमेजेस दे रहा हूँ मैं, फिर बता दूं मैं आपको। अब तक आपने ब्लैक एंड व्हाइट बड़ा बोरिंग सा लगता होगा, आपकी बार आप रियल टाइम में चीजों को महसूस करके देखिए कि एग्जैक्टली होता क्या है। प्रयास किया है ऑब्वियसली, अब मैं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा ये आप बताएंगे। ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स, उसके बाद आ जाइए आपका ट्रांसलेशन का इलोंगेशन का प्रोसेस, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर, और ये आपका यूक्रोमेटिन, डोजेस कंपनसेंसी वैल्यू पैराडॉक्स, ये आपके टॉपिक हो गए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये आपका टूल एंड टेक्निक में माइक्रोस्कोपी से हमने शुरू किया है। माइक्रोस्कोप, ये आपके वैराइटीज ऑफ माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोपी, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, आपका कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी। उसके बाद आइए आप अपना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का चैप्टर पूरा, स्कैन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। देन स्पेसिमेन तैयार कैसे करते हैं, इस पे अच्छे प्रश्न आ चुके हैं पीछे की तरफ। यहाँ पर उसके बाद मैग्निफिकेशन, सेंट्रिफिकेशन का पूरा टेक्निक, सेंट्रीफ्यूज, और ये आपका टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूज, एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूज, इलेक्ट्रोफोरेसिस के अलग अलग कंपोनेंट्स, बफर कैसे बनाते हैं, एग्रोज इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, जेल प्रिपरेशन कैसे करते हैं, ठीक है। और अभी तक आप ये देख रहे होंगे कि ये इंग्लिश मीडियम है, आपको क्या हिंदी मीडियम भी चाहिए? हाँ, उपलब्ध है। हिंदी मीडियम के मैं आपको दिखाने का भी प्रयास करूंगा। ये आपका पूरा टूल एंड टेक्निक, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, एलाइजा, एलाइजा के डायग्राम्स, आपका डायग्राम्स की क्वालिटी देख सकते हैं बड़े शानदार तरीके से पूरा का पूरा। उसके बाद आपका क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी के इमेजेस और एप्लीकेशंस, हर चीज को हमने बहुत सटीकता से लिखने का प्रयास किया है कि हम उतना ही लिखें जितना अति आवश्यक है, जिसको आप आराम से याद कर सकते हो। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, डायग्राम, सिंगल बीम, डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, क्या क्या इसके एप्लीकेशंस हैं। इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, आपका फ्लोरेसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, गिश आपका डीएनए सीक्वेंसिंग में ये इस तरीके से हमने कलर्ड वे में लिया है कि मैक्सम गिलबर्ट मेथड को भी लिया है, तो आपका सेंगर मेथड को भी लिया है, ये सेंगर मेथड, उसके अलावा पायरो सीक्वेंसिंग को भी लिया है हमने। सो जो सबसे बढ़िया बात है, हर एक यूनिट जो आपकी ली है उसमें पीछे की तरफ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स, इसमें 2015, 20, 23 और 25, जो पिछले 4 जो आपके फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम हुए हैं उनको लिया है। ये आपकी ओवरऑल स्टोरी है। क्वेश्चन बैंक को भी जरा देख लें। यूनिट नंबर 1 चूंकि पहली बार इंट्रोड्यूस हुई है इस तरीके से, तो काफी कुछ हमने इसमें पीवाई क्यूज को इंट्रोड्यूस नहीं किया है, लगभग 70 से 80 क्वेश्चन इसके अंदर हैं। ये यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन बैंक है पूरा का पूरा, यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 3 भी पहली बार इंट्रोड्यूस हुई है, तो इसमें भी पीवाई क्यूज नाम की कोई चीज नहीं हो सकती प्रत्यक्ष तौर पे। इसका भी हमने काफी बड़ा क्वेश्चन बैंक आपको उपलब्ध कराया है, जिसमें इस यूनिट में लगभग 102 क्वेश्चन है कुल मिलाकर ये वाले। सभी क्वेश्चंस के अंदर जो खास बात ध्यान रखी गई है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया गया है हर चीज को, क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम है, जो मैं आपको फिर से बता दूं, तो हिंदी वाला भी पढ़ सकता है, इंग्लिश वाला भी पढ़ सकता है। जैसे कि मैंने बताया, टूल एंड टेक्निक को एक्चुअली उन्होंने रीऑर्गेनाइज कर दिया है, तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में इसमें 2015, 2020, 23 और 25 को हमने इंक्लूड करते हुए इस क्वेश्चन बैंक को बनाया है, और जो पीछे की तरफ जाते जाते लगभग 100 से ज्यादा क्वेश्चन इसमें ऐड किए हैं, लगभग 125 क्वेश्चन इस पूरी यूनिट में आपकी प्रैक्टिस के लिए, और हर टॉपिक में से चीजों को उठाने का प्रयास किया है कि वो सटीकता से बन सके आपके लिए, आपकी प्रैक्टिस ज्यादा बेहतर हो। अब एक और बात आपको देखनी पड़ेगी, और हिंदी में भी उपलब्ध है क्या? हमने एग्जैक्ट इसी कंटेंट का ट्रांसलेशन हिंदी में भी किया है। जरा हिंदी का यूनिट नंबर 1 को देख लें, जो हमने एक्चुअली हिंदी करने का प्रयास किया है। जैसे कि अगर हम बात करें कि वायुमंडल में हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स के साथ प्रतिक्रिया करता है और अन्य प्रदूषकों को हटाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और यह प्रतिक्रिया वायुमंडल की सफाई क्षमता को कम कर देती है। हिंदी वालों के लिए बढ़िया, और जहां जहां पर भी हमें लगा कि प्राथमिक प्रदूषक एक खतरनाक शब्द है, तो बगल में इंग्लिश जरूर लिखी हुई है। जैसे कि हमने धातु यस्कों को गलाना, स्मेल्टिंग एक साइंटिफिक टर्म है, घरघराहट, वूजिंग, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल भरपूर तरीके से किया है पीछे की तरफ तक। बीच बीच में लर्निंग ट्रिक और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को जो रिवाइज कर लेना चाहिए, वो सब कुछ पॉइंट्स भी हमने कई जगह पर डाला है। नेक्रोसिस को हमने नेक्रोसिस से छोड़ा है, इसका समगलन होता है किसी तरीके का इसकी हिंदी, वैसा हमने करने का प्रयास नहीं किया है। क्लोरोसिस को क्लोरोसिस रखा है, ग्रीन हाउस गैसेस, ब्लैक कार्बन, इस तरह की टर्म्स को हमने हिंदी में रखा है, क्योंकि और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये जो कंटेंट है हमारा हिंदी वाला, वो इंग्लिश की एग्जैक्ट हिंदी है।
यानी कि जो हमारा इंग्लिश हमने बनाया इतने महीनों की मेहनत से, उसकी ये एग्जैक्ट हिंदी है। प्रयास अगेन ये है कि हिंदी वालों के लिए हमने प्रिंट अभी नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमें आपका एक बार पॉइंट ऑफ व्यू देखना है कि आपको इसकी आवश्यकता है भी या नहीं। तो पहला जो हमारा वॉल्यूम आ रहा है वो इंग्लिश का ही आ रहा है। अगर आपको लगता है कि हाँ इस तरह की चीज आपको पढ़ना आवश्यक है, हमने इसको रॉ फॉर्म में भी बनाया पूरी तरह से, तो आप गूगल फॉर्म प्लीज 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 जरूर भर दीजिए, जिससे कि हमें आइडिया हो जाए कि हाँ भाई हमें हिंदी वालों की सेवाओं में भी होना है। जैसे कि सारे टॉपिक्स को मैं आपको बता दूं कि बहुत अच्छे तरीके से हमने चीज़ों को लिखा है, जितना हम इसको ट्रांसलेट कर सकते थे कि वायु ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडलीय गैसें गैसें ही होती है जो कि इंफ्रारेड को एब्जॉर्ब करती है और अवशोषित करती है और पुनः उत्सर्जित करती है, लेकिन जो ऊष्मा है वो नीचे ही रह जाती है और कुल मिलाकर धरती का टेम्परेचर हायर मेंटेन रखती है। गलती से अगर ग्रीन हाउस गैस न हो तो पृथ्वी का तापमान -18 से -20 तक चला जाएगा नीचे, माइनस में। तो वायुमंडल का होना हमारा तापमान को परिभाषित करता है, हमारे तापमान को नियंत्रित रखता है। ये सब कुछ टेबल्स आपके इंग्लिश के अंदर भी, यानी कि इंग्लिश वाले मटेरियल के अंदर भी हैं, जिस तरह के जो टेबल हैं जिसमें कि ग्रीन हाउस गैसेस के संबंध में लाइफ टाइम और क्या उसकी इफेक्टिविटी है, उन सब के संबंध में बात की गई है। अ, और भी अगर जैसे अगर आप देखना चाहें तो काफी कुछ एग्जैक्टली जैसे कॉप 1 कॉप 2 की जो सारी की सारी जो कहानी थी, कॉप 20 से लेकर जो था ग्लासगो में 2023 में दुबई में हुआ था कॉप सम्मेलन, तो इन सब के बारे में संपूर्ण जानकारी इसके अंदर दी हुई है। अगर मैं आगे की तरफ ले जाऊं, क्योंकि तो अथाह है दिखाना, तो जहां तक भी मैं दिखाना चाहूँ, तो अगर इसको आप और भी देखेंगे तो हिंदी में लगभग हमने सारा का सारा कंटेंट ठीक वैसे ही, यहाँ तक कि डायग्राम भी वैसे की वैसे ही उसी ऑर्डर में रखे हैं हिंदी में। ठीक है। बायोमेडिकल वेस्ट का अगर मैं आपको डिस्पोजेबल दिखाऊं, ये एग्जैक्टली वो का वही रखा है। जानबूझ के हमने अंग्रेजी का ज्यादा इस्तेमाल ब्रैकेट में किया है, क्योंकि कई बार हो सकता है आपको पैथोलॉजिकल अपशिष्ट की जगह पैथोलॉजिकल वेस्ट ज्यादा पसंद आए, नुकीले अपशिष्ट की जगह शार्प आपको नजर समझ में आए, तो उसका हमने ख्याल रखा है। टेबल्स में कुछ जगहों पर जैसे रेड को रेड ही छोड़ा है, अंग्रेजी में इसको लाल नहीं बनाया हिंदी में। और कलर कोडिंग सिस्टम, तो कलर कोडन प्रणाली, मुझे नहीं लगता आपको कलर कोडन प्रणाली पसंद आएगा, आपको कलर कोडिंग सिस्टम पसंद आएगा, तो उसका हमने ख्याल रखा है। इसी तरह का टूल एंड टेक्निक में पूरी टेबल पूरे के पूरे सिस्टम को हमने इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट किया है कुछ इस प्रकार से, और अंग्रेजी को जानबूझ के बोल्ड में ब्रैकेट में डाल दिया, जिससे कि आपको कम से कम परेशानी हो। जैसे कि पैरासाइटोलॉजी, परजीवी विज्ञान, ठीक है, और ये आपका फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी की पूरी हिंदी, और मेरे ख्याल से जो हम आप पिछले एडिशंस थे जो अब तक हम ब्लैक एंड व्हाइट में देते थे, उससे ज़्यादा बेहतर बनाने का प्रयास किया। अब बेहतर कितना है ये तो आपका अपना रेस्पॉन्स हमें बताएगा कि कितना बेहतर ये बना है, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारे ऑफर्स और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, कोई अच्छी चीज़ होती है तो आपको, आई एम सॉरी टू से, अच्छी चीज पहले नजर नहीं आती, आप पहले सोचते हैं डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट भी है। उसके लिए आपको वेबिनार अटेंड करना पड़ेगा एक बार, जिससे कि हम अपने चीजों के बारे में बेहतर तरीके से बता सकें। ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स। अगर आप इसको लेना चाहें तो आप जरूर हमसे संपर्क करें। ये पूरा का पूरा हिंदी में भी इसको हमने तैयार किया है, लेकिन हिंदी का प्रिंट हम अभी नहीं निकालेंगे। पहले आप एक बार हमारा वेबिनार अटेंड कीजिए, हमें रिस्पॉन्स दीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं।